डीडी किसान, बदलते भारत की शान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आप। नमस्कार, किसान समाचार के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। रूस यूक्रेन युद्ध का गेहूं की बिक्री पर असर, किसानों को इसका सीधा फायदा। राजस्थान के किसानों को दाम बढ़ने का इंतजार, मंडी में गेहूं नहीं आने के कारण 40 से 50 रुपए प्रति क्विंटल का हुआ इजाफा। किसानों को उम्मीद जल्द गेहूं के दामों में होगी और वृद्धि। हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा, किसानों के हित में हरियाणा सरकार का कोई भी कदम उठाने को तैयार। किसानों को मंडियों में मिल रहा है एमएसपी से भी ज्यादा भाव। कहा, हरियाणा की कृषि नीति देश में सबसे बेहतर। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा, नए लेबर कोड के तहत असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के डेटा का कानून के अंतर्गत प्रावधान। देश में 27 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर हुआ रजिस्ट्रेशन। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कृषि क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों का। कुल रजिस्टर्ड श्रमिकों में 54% महिलाएं। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले खबर राजस्थान के किसानों की। राजस्थान में किसानों की मंडी में गेहूं बेचने में कम दिलचस्पी देखी जा रही है। उन्हें मंडी से बाहर ही अपने उपज की ज्यादा कीमत मिलने की उम्मीद है। इसका प्रमुख कारण रूस यूक्रेन युद्ध माना जा रहा है। राजस्थान में इस बार गेहूं की फसल कटाई के बाद उपज का मंडियों में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जयपुर के आसपास की मंडियों में आमतौर पर अप्रैल की शुरुआत में नए गेहूं की फसल बेचने के लिए पहुंच जाती है, पर इस बार ऐसा नहीं हो सका है। किसान या तो फसल सीधे उपभोक्ता तक लेकर जा रहे हैं या फिर स्टोरेज में रखकर कीमतों में इजाफे का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में माल की आवक नहीं होने से 40 से 50 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा अभी से देखने को मिल रहा है। नवीन मंडी व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि किसान फिलहाल दो देशों के बीच युद्ध के बाद महंगाई के बढ़ते हालात के बाद सतर्क हो गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द गेहूं के दामों में भी भारी इजाफा होगा, लिहाजा वे फिलहाल मंडी का रुख नहीं कर रहे हैं। किसान महापंचायत के अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ मंडियों में फिलहाल गेहूं के नहीं आने के कारण रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई को माना जा सकता है, तो दूसरी तरफ किसान भी जागरूक होकर सीधे अपना माल अब उपभोक्ता को बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। लिहाजा माल मंडियों के तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस बार केंद्र सरकार रबी मार्केटिंग के मौजूदा सीजन में 444 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद सकती है, क्योंकि साल 2021-22 में 336.48 लाख हेक्टेयर में गेहूं का रकबा था। प्रदेश में भी करीब 106 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आज किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी ज्यादा भाव मंडियों में मिल रहा है। ऐसे में ये बात समझ में नहीं आती कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से बंधकर क्यों रहना चाहते हैं। दलाल शनिवार को रोहतक में हनुमान जयंती समारोह में उन्होंने शिरकत की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसानों को इस साल फसलों के सबसे ज्यादा भाव मिले। उन्होंने गेहूं, कपास फसलों का उदाहरण दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में प्रदेश सरकार कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने हरियाणा की कृषि नीति को सबसे बेहतर करार दिया। एमएसपी का रेट कपास का 5-6 हज़ार था, आज 12,000 रुपये बिक रही है। सरसों का रेट 5,050 रुपये था, आज 6,000, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये तक बिक रही है। गेहूं का भाव ज़्यादातर मंडियों में एमएसपी से ऊपर बिक रहा है। चना, ग्वार, हर चीज़ एमएसपी से ऊपर बिक रही है। फिर भी लोग क्यों एमएसपी
से बांध के लोगों को रखना चाहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कृषि मंत्री और किसानों का मंत्री होने के नाते मुझे खुशी है कि इस साल सबसे ज़्यादा भाव किसान को मिले हैं और हरियाणा सरकार की सर्वश्रेष्ठ किसान नीतियां हैं और किसान के हित में हम कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में असंगठित श्रमिकों के योगदान को अहम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि देश के विकास में हमारे असंगठित श्रमिक भाई बहनों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे करोड़ों कामगारों के जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार सदैव प्रयासरत रही है। इन योजनाओं में जहां उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, वहीं महामारी के दौरान भी मदद के लिए कई और कदम उठाए गए हैं। मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से जुड़े कई कल्याणकारी पहल किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ट्वीट में एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें उन्हें संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित में सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा समावेशी विकास शीर्षक वाली इस तस्वीर में सरकार की पहल का जिक्र किया है। आइए देखते हैं श्रमिकों के हित में लिए गए कौन कौन से कदम अब तक उठाए गए हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए समर्पित सरकार 29 श्रम कानूनों को सरल कर 4 लेबर कोड लाए गए। 38 करोड़ असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष, राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम से जुड़कर 27 करोड़ असंगठित श्रमिकों को मिली एक नई पहचान। एक देश एक राशन कार्ड के तहत देश भर के 5 लाख राशन के दुकानों में से किसी से भी राशन लेने की सुविधा। प्रवासी श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वालों को आसान लघु ऋण की सुविधा। अब तक 30 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 3.2 करोड़ का ऋण मिला। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत असंगठित कामगारों को मिली कौशल की ताकत। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पूर्व कौशल को भी मिली मान्यता। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से पेंशन का सम्मान। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से 3,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन सुनिश्चित। योजना से अब तक 46.5 लाख असंगठित श्रमिक जुड़े। कोविड महामारी की चुनौतियों के बीच सरकार ने पहुंचाई राहत। 4,621 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। 5 किलो मुफ्त राशन से जीवन किया आसान। देश के करोड़ों श्रमिकों और कामगारों का सामर्थ्य बन रहा है नए भारत का आधार स्तंभ। कामगारों की सामाजिक सुरक्षा में ही हुआ देश का भविष्य छिपा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक सेवाओं का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केंद्र सरकार ने आर्थिक सेवाओं के विस्तार से समावेशी विकास की रफ्तार को भी तेज किया है। आज देश में सबके लिए बैंकिंग उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जनधन योजना से गरीबों को बैंकिंग के सहूलियत मिली है। देश में इस योजना के तहत अब तक 45 करोड़ खाते खुले हैं। 2 लाख रुपए की मुफ्त दुर्घटना बीमा की सुविधा के साथ 31 करोड़ 60 लाख रुपए डेबिट कार्ड भी जारी की जा चुके हैं। जनधन आधार मोबाइल की से व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। आज योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के लाभार्थियों को सीधा पहुंच रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा ने महामारी की चुनौतियों के बीच गरीबों और जरूरतमंदों के आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने में मदद दी है। सबके लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मात्र 12 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध है। अब तक इसके तहत 28 करोड़ 19 लाख लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिल रहा है। अब तक इससे 12 करोड़ 66 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अटल पेंशन योजना से 60 वर्ष की आयु से मासिक पेंशन की सुविधा दी जा रही है। अब तक 4 करोड़ से अधिक लाभार्थी इसमें पंजीकृत किए जा चुके हैं। और देश में केंद्र सरकार ने सबके लिए सहज ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभार्थियों के 34 करोड़ 42 लाख खातों के लिए 18,60,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 1,35,000 ST और SC/ST और महिला उद्यमियों को 14,500 करोड़ के ऋण उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वालों को आसान लघु ऋण की सुविधा सुनिश्चित की गई है। अब तक 30 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 3.2 हजार करोड़ का
ऋण मिला है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने जयपुर के बस्सी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोमीग्रेनेट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जैतून और अंजीर के पौधों को देखा और उसकी सराहना की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें नवीन तकनीक से अवगत कराने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। डिंडोर जो एक तरह से एक्सीलेंस ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ किसानों के उन्नति का केंद्र है। किसानों के आर्थिक आमदनी कैसे बढ़े उसका ये केंद्र है। जैतून के तेल निकलते, जैतून की चाय बना रहे हैं और एवरेज किसान को 1-1.5 लाख रुपए की आमदनी दे रहे हैं। यहाँ मैंने अंजीर का देखा, पपीता का देखा, तूत का देखा, मैंने जितना देखा, ये स्कूल के बच्चों को कोर्स में भी डालना चाहिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ की जाए और गांव की आपकी आर्थिक उन्नति कराना है। तो सीरियल क्रॉप से उठा करके ये सब्जी और फलदार पेड़ पर ले जाना है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्य में पानी की कमी से जहां खेती नहीं हो रही है, वहां केंद्र सरकार ने 47 लाख हेक्टेयर जमीन को विकसित करने की कवायद शुरू कर दी है। इजराइल से ज़्यादा डिजर्ट कोई देश नहीं हो सकता, कोई राज्य नहीं हो सकता। हमें उसको आइकॉन मान करके एक आइकॉनिक कल्पना करनी चाहिए। जहां पानी की कमी है, 47 लाख हेक्टेयर को भारत सरकार ने ट्रीट करने का काम किया। अभी नए प्रोजेक्ट देंगे और उसमें हम 20% ज़मीन पर प्लांटेशन के लिए दिया है। और आज मैंने अधिकारियों को कहा है कि मुझे जिला वाइज इम्पैक्ट असेसमेंट चाहिए। मोदी की सरकार गांव गरीब किसानों की सरकार है और देश में पहली सरकार है जिसने स्वामीनाथन के अनुशंसा को भी माना और किसानों के खाते में भी पैसा जा रहा है और बजट भी 4 गुना किया। ये मोदी की सरकार है। और राज्य में, राजस्थान में हम वाटर सेट प्रोग्राम के माध्यम से पानी के लेवल को भी बढ़ाने का प्रोजेक्ट चला रहा है। और जम्मू कश्मीर में सरकार बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने और उत्पादकों को नई और नवीनतम तकनीकों के बारे में बताने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बागवानी विभाग ने श्रीनगर के बाहरी इलाके में 26 दिवसीय ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया है, जहां बागवानी विभाग और घाटी के युवा उद्यमियों द्वारा दर्जनों स्टॉल्स लगाए गए थे। फलों के उत्पादकों ने इस ब्लॉसम फेस्टिवल से बहुत सारी जानकारियां हासिल की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सरकार ने बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने और उत्पादकों को नई और नवीनतम तकनीकों के बारे में बताने के लिए ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया। जागरूक उत्पादक अपने बागों को विकसित करने और फलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नवीनतम तकनीकों को अपना सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बागवानी विभाग ने श्रीनगर के बाहरी इलाके में सेबों के सबसे बड़े बाग में इस 26 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया था, जहां बागवानी विभाग और घाटी के युवा उद्यमियों के द्वारा दर्जनों स्टॉल्स लगाए गए थे। इस उत्सव का उद्देश्य उत्पादकों और युवा उद्यमियों को नई योजनाओं, नवीनतम तकनीकों और अधिक पैदावार वाले सेब के पौधों सहित नई पौधों की किस्मों के बारे में बताना था। प्लम, एप्रिकॉट, पीच, चेरी, आलमंड, हर एक वैरायटीज़ का, नेक्ट्रीन, इसका ब्लूज़म आज है, ब्लूज़म सीज़न। एक तो हम ब्लूज़म देखेंगे, इसके साथ साथ हम कैरेक्टर, जो वैराइटियल कैरेक्टर है इनका, वो देख लेंगे, क्योंकि पिछले साल भी इसका फ्रूट आया था। तो तब से ही हमने मन बनाया था कि हम हार्टी टूरिज़्म में इसको प्रमोट करेंगे। कुल हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें यूथ अकोमोडेट हो सकता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो सॉल्व हो सकता है। जैसे हम कस्टम हायरिंग सेंटर देते हैं। अभी जो बड़े ज़मींदार लोग हैं वो अपना काश्तकारी नहीं कर सकते हैं। हम गांव देहात में कस्टम हायरिंग सेंटर में एक ट्रैक्टर देते हैं, एक स्प्रे मोटर देते हैं, एक
वेटर देते हैं, जो भी उसको काम में 10 पैसे कमाने में ज़रूरत लगेगी मशीनरी, उस पर हम 4 लाख इंडिविजुअल को और 8 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। वो अपना सर्विस दे सकता है और 10 रुपया कमा सकता है। ये इवेंट बहुत ज़्यादा होने चाहिए बिकॉज़ हमारे में अवेयरनेस बहुत लैक करती है। जितना ज़्यादा ये इवेंट्स होंगे उतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलेगी, प्लांट्स के बारे में, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हॉर्टिकल्चर के अंदर हो रही है वो स्प्रेड होंगी। और ऑल्सो इट विल अट्रैक्ट द यंगर जनरेशन एज सच, बिकॉज इसमें बहुत अभी स्कोप है। जितना हम इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं, हम इसको कितना डेवलप कर सकते हैं, हम इसको किस किस तरह से अवेयर लोगों की तरफ पहुंचा सकते हैं। बागवानी एक आय पैदा करने वाला क्षेत्र है और यही कारण है कि लाखों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। कश्मीर घाटी की जलवायु और मिट्टी की गुणवत्ता फलों की पैदावार के लिए काफ़ी अच्छी है। परिणाम स्वरूप घाटी में पैदा होने वाली फसलें और फल विशेष रूप से सेब दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस प्रकार के ब्लॉसम फेस्टिवल्स की मदद से उत्पादकों को बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी और उन्हें इससे लाभ होगा। और बात मौसम की, देश के कई इलाकों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। इस सब के बीच 19 अप्रैल तक एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट हल्की बारिश हुई। ओडिशा, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाकी हिस्सों के अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़े। उत्तर भारत के कुछ मैदानी इलाकों के तमाम हिस्सों में लू का प्रकोप भी देखा गया। और अगले 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के हिस्सों में लू चलने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। और आइए अब देश भर की मंडियों का क्या हाल है, भाव क्या है, आइए नजर डालते हैं। देश में साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज में इस साल 4,30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। वहीं कुल दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल दलहन की पैदावार 2,69,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि शनिवार को इसकी आवक में कमी देखने को मिली है। एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में उड़द के भाव इस प्रकार रहे। ओडिशा की बोनाई मंडी में 15 अप्रैल को उड़द का भाव था 10,000 रुपए। 16 अप्रैल को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 10,000 रुपए पर बना रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 अप्रैल को उड़द का भाव रहा 7,550 रुपए। 16 अप्रैल को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 7,550 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही महोबा मंडी में उड़द के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 अप्रैल को उड़द का भाव था 5,970 रुपए। 16 अप्रैल को इसके सौदे 990 रुपए लुढ़क कर 4,980 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से हाल में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश से बीते 11 महीनों के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी
दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ सोयाबीन की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज 1,31,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सोयाबीन की उपज 1,26,10,000 टन रही थी। यानी इस साल सोयाबीन की पैदावार में 5,06,000 टन की बढ़त होने की उम्मीद है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। और आइए अब देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेती का ख्याल। बिहार में समय से बोए गए गेहूं की कटाई कर लें और साथ ही सुरक्षित स्थान पर भंडारण भी कर लें। दक्षिण बिहार के जलोढ़ इलाके में चारा मक्का की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान सब्जियों और दूसरी खड़ी फसलों की हल्की सिंचाई भी करते रहें। बिहार के ही उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाके में मूंग और उड़द की बुआई इस समय की जा सकती है। वहीं झारखंड में समय पर बोई गई गेहूं की फसल की कटाई जारी रखें, जबकि ओडिशा में पश्चिमी इलाकों में ग्रीष्मकालीन धान में दाना भरते समय सिंचाई करते रहें। राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्व में स्थित तटीय मैदानी इलाकों में उड़द और मूंग की कटाई का काम कर लें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके और जलपाईगुड़ी जिले में जूट की बुआई पूरी कर लें। राजस्थान के जालौर, जोधपुर, चूरू, पाली और बाड़मेर के अलावा जैसलमेर और बीकानेर के किसान सब्जियों में बार बार सिंचाई करते रहें और खेत में नमी बनाए रखने के लिए पलवार कर लें। सिरोही जिले में समय समय पर खरबूजे की सिंचाई करते रहें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम के समय सब्जियों और फलों की हल्की सिंचाई करें। हरियाणा के झज्जर में सरसों, गेहूं और तैयार हो चुकी सब्जियों की कटाई करें, जबकि महेंद्रगढ़ जिले में सरसों, गेहूं और काबुली चना की कटाई करें। कटाई का काम सुबह तड़के या फिर देर शाम में करें। इसके अलावा यहाँ सब्जियों की खड़ी फसल में पानी भी देते रहें। दिल्ली और आसपास के किसान सब्जियों की नर्सरी, चारा फसलों और बगीचों में बार बार सिंचाई करें। साथ ही आड़ लगाकर इन्हें गर्म हवाओं से बचाएं। हल्दी की पैदावार, उपभोग और निर्यात के मामले में भारत सबसे ऊपर है। कुल उत्पादन का 80% हमारे देश में ही होता है। भारत में भी सबसे ज्यादा 60% हल्दी आंध्र प्रदेश में उगती है। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नंबर है। ओडिशा और झारखंड में भी इसकी खेती की जाती है। ये उष्णकटिबंधीय मसाला फसल है। इसे गर्मी के मौसम में भी उगाया जाता है और मानसून में भी। खरीफ मौसम में ये सबसे उपयुक्त फसल है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में की जा सकती है खेती। हल्दी को 4.5 से 7.5 pH वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। ऊसर और क्षारीय जमीन इसके लिए सही नहीं है। केरल और पश्चिमी तट वाले हिस्सों में अप्रैल और मई के दौरान इसकी बुआई हो जाती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 20 से 25 क्विंटल प्रकंद की जरूरत होगी। कंद स्वस्थ और उसका वजन 25 ग्राम के आसपास हो। मात्र प्रकंद को 2 टुकड़ों में बांट लें, जबकि द्वितीयक प्रकंद के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े बनाएं। बीज को लगाने से पहले भीगे पुआल में रखें। इससे उनमें अंकुरण होगा और खेत में जल्दी जमेंगे। हल्दी की बुआई नाली बनाकर की जाती है। 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर नाली तैयार करनी है, जिसकी चौड़ाई और गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। नाली में मिट्टी, ट्राइकोडर्मा युक्त कंपोस्ट और रासायनिक खाद को अच्छी तरह मिलाते हैं। फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकंदों को रखकर मिट्टी से ढक देते हैं। नाली जमीन से नीची रहनी चाहिए ताकि गर्मियों में पानी देने में आसानी हो और बरसात में इस पर मिट्टी चढ़ा दी जाए। बुआई करते समय आंख को ऊपर की ओर रखें। बुआई के बाद सिंचाई करके पलवार कर दें। 1 हेक्टेयर हल्दी को 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश दें। खेत की तैयारी के दौरान फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा देनी है। 45 से 60 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की बची हुई आधी मात्रा दे दें। बुआई के 90 दिन बाद नाइट्रोजन की बची आधी मात्रा भी दे दें। बुआई के 60, 120 और 150 दिनों पर निराई गुड़ाई करनी होगी। मई में बुआई करेंगे तो फसल में 3-4 सिंचाई करनी होगी, जबकि बरसात की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे खेत में जल जमाव न होने पाए। आप चाहे तो हल्दी के साथ अंतर फसल के रूप में मिर्च, प्याज, बैंगन, मक्का और रागी लगा सकते हैं। अंतर फसल में हल्दी की हर 2 कतारों के बाद इनमें से किसी भी फसल की 1 कतार लगाएं।
और कुछ खास खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार की शाम हुई हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दंगा भड़काने, सरकारी काम में बाधा डालने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की चौथी वर्षगांठ के उत्सव के दूसरे दिन मेरठ में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एक योग कार्यक्रम में भाग लिया। देश भर में पिछले 24 घंटे में 1150 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 954 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76% हो गई है। टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 186 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 12,56,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई में 40वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। हुनर हाट स्वदेशी उत्पादों को संरक्षित करने, सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए एक विश्वसनीय और पसंदीदा मंच है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में हुनर हाट की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस हुनर हाट के जरिए आज हर राज्य के उत्पादों के बारे में जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। तो किसान समाचार के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।